इतिहासवाद के प्रथम वीडियो में हमने इतिहासवाद के अभिप्राय, उसकी पृष्ठभूमि, इतिहासवाद के तत्व मान्यताएं अथवा प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की। इतिहासवाद की दरिद्रता या उसकी आलोचना, इसके पश्चात ज्ञान के रूप में इतिहासवाद पर भी हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की थी। इतिहासवाद के दूसरे वीडियो में भाग 2 में हम देखेंगे सापेक्षवाद एवं इतिहासवाद, इनका क्या संबंध है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इतिहासवाद के फिर विस्तारपूर्वक व्याख्या करेंगे, विभिन्न विद्वानों के इस संदर्भ में क्या विचार हैं, उसकी एक तरह से आलोचना या व्याख्या करेंगे और अंत में हम निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख इतिहासकारों एवं लेखकों के विचार पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं इतिहासवाद के ऊपर दूसरा भाग या दूसरा वीडियो, सापेक्षवाद एवं इतिहासवाद। इतिहासवाद सापेक्षवाद का जनक माना जाता है। बेकरलॉफ ने लिखा है, इतिहासवाद सापेक्षवाद का जनक है। सापेक्षवाद को इतिहासवाद के अंतर्गत एक दृष्टिकोण अथवा सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। यद्यपि सापेक्षवाद भी अपने आप में एक पूर्ण दृष्टि है, किंतु इतिहासवाद को इतिहास लेखन के संबंध में संपूर्ण दृष्टि के रूप में स्वीकार करने के कारण सापेक्षवाद को एक दृष्टि विशेष के रूप में यहाँ स्वीकार किया जाता है। पारस्परिक संबंधों में सापेक्षवादी धारणा मनुष्य समाज में एकाकी नहीं होता है, बल्कि उसका जीवन सामूहिकता का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए किसी एक उद्योग को लिया जा सकता है जिसमें पूंजीपति पूंजी लगाता है, श्रमिक श्रम करता है, विक्रेता उस सामान को खरीदता है तथा क्रेता उससे सामान क्रय करता है। इन्हीं पारस्परिक संबंधों से सापेक्षतावाद का स्पष्टीकरण होता है। उस एक समान के प्रति सभी का दृष्टिकोण पृथक पृथक होता है। समान तो एक होता है, सामग्री जिसका उत्पादन होता है वह एक होता है, लेकिन सभी के लक्ष्य या उद्देश्य अलग अलग होते हैं। पूंजीपति धन कमाने के लिए लाभ हेतु सामान का या सामग्री का उत्पादन करवाता है, स्वयं नहीं करता, उत्पादन करवाता है। श्रमिक जो उसी वस्तु का उत्पादन करता है, अपने जीविकोपार्जन के लिए श्रम करता है। वस्तु वही है, लेकिन पूंजीपति का लक्ष्य अलग है और श्रमिक का लक्ष्य अलग है। उससे क्रय करने वाले विक्रेता ये व्यापार के दृष्टिकोण से और लाभ प्राप्ति के दृष्टिकोण से उसी सामग्री को क्रय करता है। उस सामान के प्रति उसकी धारणा क्या है कि वह उससे लाभ प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह कार्य करता है, सामान क्रय करता है। फिर उससे क्रेता जो उपभोक्ता है वह सामान को क्रय करता है। उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य अलग होता है। उसका उद्देश्य कम कीमतों में सामग्री को प्राप्त करना और उसका उपभोग करना होता है। तो वस्तु एक ही है, किंतु पूंजीपति, फिर श्रमिक, फिर उसको क्रय करने वाला जो विक्रेता होता है उसका, और अंत में उपभोक्ता का। और कई बार इसमें कई लंबी चेन होती है। जितनी दूरी से सामग्री आएगा उतने लोग उससे और जुड़ते जाते हैं। अगर हम इसे किसी विदेश से आयातित सामग्री मान लें तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने में और कई कड़ियाँ उसमें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार से सामग्री अथवा सामान एक ही है, किंतु उसके प्रति अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग लक्ष्यों के कारण लोगों के प्राप्त होते हैं। यह स्पष्ट कर देता है सापेक्षवाद को। सापेक्षवादी धारणा यही है कि सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अपने उद्देश्यों से, अपने लक्ष्यों से, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सभी का दृष्टिकोण अलग अलग होगा। सत्य एक नहीं होता, बल्कि सत्य सापेक्षवादी होता है। ये इस धारणा को स्पष्ट कर देता है। इतिहास परिवर्तन की श्रृंखला है। सापेक्षवाद में परिवर्तन उसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस तरह इतिहासवाद एवं सापेक्षवाद दोनों में परिवर्तन का तत्व महत्वपूर्ण है। सापेक्षवादी धारणा के अंतर्गत स्थिर या स्थायी कुछ भी नहीं है। इतिहासवाद भी इस तथ्य को स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप ऐतिहासिक अध्ययन पर जोर देता है। व्यक्ति, समाज अथवा
इतिहास परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। सापेक्षवाद के अंतर्गत व्यक्ति, समाज अथवा इतिहास पर परिस्थितियों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार विचार एवं धारणाएं अथवा मान्यताएं परिवर्तित हो जाती हैं तथा यह परिवर्तन इतिहास को भी सीधे तौर पर प्रभावित कर देता है। तो व्यक्ति, समाज अथवा इतिहास परिस्थितियों से प्रभावित होता है। इस दृष्टिकोण से ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। परिस्थितियों के परिवेश में इतिहास की व्याख्या की जाती है। ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या परिस्थितियों के परिवेश में की जाती है, जो परिस्थितियों के बदलने से स्वयं परिवर्तित हो जाती है। यह सापेक्षवादी दृष्टिकोण है और इतिहासवाद में भी स्वीकार्य है। एक युग के दृष्टिकोण से दूसरे युग का मूल्यांकन अनुचित है। यह सापेक्षवादी धारणा है, किसी एक युग की दृष्टि से किसी अन्य युग का मूल्यांकन किया जाना उचित नहीं है। प्रत्येक युग की अपनी मान्यताएं, सोच एवं धारणाएं होती हैं। उसी दृष्टि से या उनको ध्यान में रखते हुए उस युग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत का अध्ययन भी अनुचित है। वर्तमान की मान्यताओं, सोच, समझ दृष्टिकोण से अतीत का मूल्यांकन भी अनुचित है। उस युग की परिस्थिति के अनुसार उस काल की घटनाओं का अध्ययन किया जाना उचित है। यह सापेक्षवादी धारणा है तथा इतिहासवाद में भी समान रूप से इसे स्वीकार किया जाता है। निरंतर प्रगति अथवा गतिशीलता, यह धारणा सापेक्षवाद एवं इतिहासवाद दोनों में समान रूप से स्वीकृत है। समय का क्रम निरंतर प्रगतिशील है तथा इनमें स्वाभाविक गतिशीलता विद्यमान होती है। यह दोनों ही वादों में स्वीकार्य है। विभिन्न युगों के अंतर का स्पष्टीकरण, सापेक्षवाद के द्वारा विभिन्न युगों के भेद का स्पष्टीकरण किया जाता है तथा उनका क्या प्रभाव मानव समाज पर पड़ता है, इसका स्पष्टीकरण भी सापेक्षवाद के द्वारा किया जाता है। इतिहासवाद में भी यह स्वीकार्य है। पृथक पृथक दृष्टियों से अध्ययन उपयोगी, अलग अलग दृष्टियों से इतिहास का अध्ययन उपयोगी होता है। उससे घटना के अलग अलग पक्षों का स्पष्टीकरण होता है। उदाहरण के लिए मार्क्सवादी आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। किसी दृष्टिकोण में सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन होता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन में श्रमिकों का, निम्न वर्ग के योगदान का अध्ययन होता है। तो अलग अलग दृष्टियों से अध्ययन होने पर अलग अलग पक्ष इतिहास के स्पष्ट हो जाते हैं। पृथक पृथक पहलुओं से निदान हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अतः सापेक्षवादी दृष्टिकोण से पृथक दृष्टियाँ स्वाभाविक हैं एवं आवश्यक भी हैं। इससे इतिहास समृद्ध होता है। सामाजिक आवश्यकता अनुसार ऐतिहासिक दृष्टिकोण में पृथकता, प्रत्येक युग की अपनी सामाजिक आवश्यकता होती है और उसी के अनुरूप ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हर युग में पृथकता लिए हुए होता है। यह सापेक्षवादी दृष्टिकोण है। इतिहासवाद में भी इसका उपयोग होता है। समसामयिकवाद का समर्थन, सापेक्षवादी दृष्टिकोण में समसामयिकवाद के दृष्टिकोण में सापेक्षवादी दृष्टिकोण में समसामयिकवाद का दृष्टिकोण सम्मिलित है, जिसका उपयोग इतिहासवाद के अंतर्गत भी किया जाता है। समसामयिकवाद से आप परिचित होंगे। अलग अलग समय में अलग अलग दृष्टियाँ, धारणाएं होती हैं। इसलिए इतिहास बार बार बदलता है कि जिस समय जैसा दृष्टिकोण होता है उस तरह से उस काल की मान्यताओं के अनुसार इतिहास की व्याख्या हो जाती है। यानी यह स्पष्ट है कि आज से 100 साल बाद आज जो इतिहास हम पढ़ या समझ रहे हैं वह बदल जाएगा। तथ्य वही होंगे किंतु देखने का दृष्टिकोण अलग हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। अब हम देख लेते हैं इतिहासवाद की व्याख्या। संपन्न वर्तमान तथा सुखद भविष्य हेतु इतिहासवाद होता है। देवी के अनुसार अतीत के प्रति कृपा न तो उसके लिए और न अतीत के लिए, बल्कि सुरक्षित एवं सुसंपन्न वर्तमान के लिए करते हैं जो सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ दिया गया। संपन्न वर्तमान और सुखद भविष्य के लिए अतीत का अध्ययन होता है कहा जा रहा है। इतिहासवाद के नियमों से वर्तमान सुखद हो सकता है। वर्तमान में अतीत की त्रुटियों से सीख लेकर सुधार संभव है। वही संपन्न वर्तमान से निकलने वाला भविष्य भी निश्चित रूप से सुखद हो सकेगा। ये इतिहासवाद का दृष्टिकोण है। व्यवहारिक अतीत की नींव से भविष्य प्रभावित। ओकसॉट के अनुसार व्यवहारिक अतीत की आधारशिला वर्तमान का इससे निर्माण हुआ है जो भविष्य को प्रभावित करेगा। स्वाभाविक है यदि अतीत व्यवहार्य मान्यताओं पर, विचारों पर
आधारित रहा है, व्यवहारिक मान्यताएं रही हैं अतीत की, तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान उससे सुधर जाएगा, और वर्तमान से अगर सुखद है तो भविष्य भी सुखद होगा या उसमें सुधार अवश्य हो जाएगा। तो वर्तमान को सकारात्मक रूप से वह प्रभावित करेगा और भविष्य सुखद होगा। इतिहासकार के मस्तिष्क में अतीत सजीव होता है। कॉलिंगवुड लिखते हैं, इतिहासकार जिस अतीत का अध्ययन करता है वह मृत अतीत नहीं होता, बल्कि इतिहासकार के मस्तिष्क में सजीव अतीत होता है। कोई भी इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो वस्तुतः वह उस युग को जीता है तथा उस काल की घटनाएं उसके सम्मुख प्रत्यक्ष घटित हुई प्रतीत होती हैं। इतिहासकार परिकल्पनात्मक परिदृश्य तैयार करता है, कल्पनात्मक रूप में ही सही, उसी युग में जीकर ही उस काल के विषय में यथार्थता के साथ लिखा जा सकता है। एक तरह से कहें तो उसके सामने अतीत का पूरा चित्र उपस्थित हो जाता है। भले ही कल्पनात्मक रूप में वह कार्य करता है, किंतु कल्पना में वह पूरा चित्रात्मक रूप में पूरी घटनाओं को देखता है और उसके आधार पर वह लेखन करता है। इतिहासकार अतीत को वर्तमान में परिवर्तित कर देता है। बटरफील्ड लिखते हैं कि इतिहासकार का अनुभव होता है। इतिहास एक व्याख्या है जिसके माध्यम से इतिहासकार अतीत को वर्तमान में परिणित कर देता है। इतिहासकार अतीत की घटना को इस तरह चित्रित करता है जैसे वर्तमान में घटना उसके समक्ष घटित हो रही हो। इस तरह एक इतिहासकार अतीत की घटना को वर्तमान में लाकर प्रत्यक्ष कर देता है। कार्य कारण की व्याख्या। इतिहासवाद के अंतर्गत किसी भी घटना के घटित होने के कारणों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है। जिन कारणों के कारण कोई घटना उत्पन्न होती है उसका स्पष्टीकरण किया जाता है, क्योंकि बिना किसी कारण के कोई कार्य अथवा घटना उत्पन्न नहीं हो सकती। ये सभी लोग जानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो कार्य कारण की व्याख्या, यद्यपि कारणता कारणवाद के ऊपर पूरा एक टॉपिक है, विस्तार से अगर आप समझना चाहें तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। सत्यान्वेषण हेतु विभिन्न दृष्टियों से व्याख्या। इतिहासवाद के अंतर्गत सत्यान्वेषण हेतु सत्य के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए विभिन्न दृष्टियों से इतिहास की व्याख्या की जाती है। हीगल ने द्वंद्ववाद, मार्क्स ने भौतिकवाद, सेंट साइमन तथा कांते ने सापेक्षवाद, स्पेंगलर ने सामाजिक मूल्यों के परिवेश में संस्कृतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया, टाइनबी ने चुनौती तथा प्रत्युत्तर के माध्यम से संस्कृतियों की व्याख्या की। तो सत्यान्वेषण, सत्य के अन्वेषण या तथ्यानुसार इतिहास के लेखन के लिए, अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से व्याख्या की जाती है। इतिहासवाद के ये सभी तत्व हैं, अलग अलग दृष्टियां हैं। सापेक्षवाद भी इसको स्वीकार करता है, दृष्टियों के अंतर को, और इतिहासवाद में भी इसको स्वीकृति दी जाती है। व्याख्या को विद्वता की प्रतीक्षा होती है। मॉरिस पाविक के अनुसार व्याख्या को विद्वता की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि इतिहास के तथ्य स्वयं तो बोलते नहीं, वे तब तक मूक बने रहते हैं जब तक कि इतिहासकार उनके मुख से स्वयं नहीं बोलता या कहीं नहीं बुलवाता। निहितार्थ यह कि तथ्यों की व्याख्या विद्वान इतिहासकार की प्रतीक्षा करती है, जो मुखर होकर वास्तविक व्याख्या कर सके। उदाहरण के लिए, सिंधु घाटी की सभ्यता से ईंट पत्थर प्राप्त हुए हैं, खंडहर प्राप्त हुए हैं। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो वह उसको केवल खंडहर के रूप में देखेगा, लेकिन इतिहासकार की दृष्टि जब वहाँ खड़ी होती है तो वह पूरी कल्पना तैयार कर लेता है, किस प्रकार से मकान रहा होगा, खंडहर जब ऐसा है तो मकान कैसा रहा होगा, नींव अगर मजबूत है तो मकान कैसा रहा होगा। गलियाँ टूटी फूटी दिखती हैं, लेकिन वह पूरी कल्पनात्मक चित्र खींच लेता है। तो यह इतिहासकार की योग्यता पर निर्भर करता है, विद्वता पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार से व्याख्या करता है। इसलिए कहा जाता है व्याख्या को करने के लिए विद्वान इतिहासकार की अपेक्षा होती है। विद्वान इतिहासकार जब होता है तब उसको वह स्पष्ट कर सकता है। एक सामान्य व्यक्ति सिंधु घाटी की खुदाई स्थल पर जाएगा तो वो केवल इतिहास के नाम पर लिख देगा, इतने ईंट, इतने पत्थर, इतने मकान, इतने खंडहर, इतनी सड़कें, इतनी गलियाँ, बात खत्म हो जाती है। एक पेज में सिंधु घाटी समाप्त। किंतु जब एक इतिहासकार वहाँ पर खड़ा होता है
तो वह एक किताब उस पर पूरा लिख सकता है, क्योंकि वह व्याख्या करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अतीत की व्याख्या के लिए विद्वान इतिहासकार की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है, अतीत की व्याख्या अतीत के मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। बेकरलॉफ के अनुसार अतीत की व्याख्या अतीत के मानदंडों के अनुसार करनी चाहिए। अतीत की घटनाओं का वर्तमान मानदंडों के अनुसार व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अतीतकालीन समाज के पृथक मानदंड होंगे, उन्हीं मानदंडों के अनुरूप व्याख्या होनी चाहिए। अन्यथा अतीत की घटनाओं का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ ये कि वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत की व्याख्या नहीं हो सकती, उसकी व्याख्या के लिए उसी काल के मानदंड होने चाहिए, तभी उसकी व्याख्या हो सकती है। ये बेकरलॉफ का विचार था। व्याख्या हेतु रचनात्मक दृष्टि आवश्यक। बेकरलॉफ ने लिखा, इतिहासकार से रचनात्मक दृष्टि की अपेक्षा की जाती है। इसके अभाव में इतिहासकार रहस्यवादी अथवा निराशावादी दार्शनिक बन जाएगा। नकारात्मक दृष्टिकोण से व्याख्या त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष अथवा नकारात्मक व्याख्या को प्रोत्साहित करता है। इससे इतिहास का वास्तविक स्पष्टीकरण न होकर रहस्यवाद उत्पन्न होता है तथा इतिहास प्रच्छन्न अथवा छिपा हुआ रह जाता है। तो व्याख्या हेतु रचनात्मक दृष्टि होना आवश्यक है, अन्यथा उलझाकर नकारात्मक दृष्टिकोण से इतिहासकार रख देगा और सामान्य अध्येता या अध्ययन करने वाला उसको नहीं समझ पाएगा, रहस्य में वह उलझ कर रह जाएगा। आवश्यकता अनुसार नवीन पद्धतियों का प्रयोग। प्रोफेसर J.B. ब्यूरी के अनुसार समसामयिक राजनीतिक संदर्भ में व्याख्या इतिहासकार को नवीन पद्धति के प्रयोग के लिए विवश कर सकती है। इतिहासकार को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि पुरानी पद्धतियों से वर्तमान संदर्भ में इतिहास की व्याख्या संभव नहीं है, तो वह उस परिस्थिति में नवीन पद्धति का सृजन भी कर सकता है तथा उसके प्रयोग से तत्कालीन परिस्थितियों की व्याख्या की जा सकती है। इस तरह से आवश्यकता अनुसार नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। जिस पद्धति से भी हो, इतिहास का स्पष्टीकरण हो, वह स्पष्टीकरण आवश्यक है। वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या अनैतिहासिक। बटरफील्ड लिखते हैं, समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप अतीत की व्याख्या बटरफील्ड की दृष्टि में अनैतिहासिक है। कुछ इतिहासवादी भी इसके समर्थन में हैं कि वर्तमान संदर्भ में अतीत की व्याख्या नहीं होनी चाहिए। बटरफील्ड कह रहे हैं अनैतिहासिक। अगला बिंदु है, वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या होनी चाहिए। ये डेविड थॉमसन कह रहे हैं। कुछ इतिहासवादियों एवं बटरफील्ड के विपरीत डेविड थॉमसन की यह धारणा है कि जब तक इतिहास का अध्ययन वर्तमान संदर्भों में नहीं होगा, तब तक इतिहास की व्याख्या अर्थहीन है। ये उपयोगितावादी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि इतिहास का लेखन जब हो रहा है तो वह वर्तमान में उपयोगी भी हो, यदि नहीं है उपयोगी तो उसका क्या अर्थ है। ये दो दृष्टियां हैं इतिहास को देखने की। सापेक्षवाद के अंतर्गत इन सभी को स्वीकार किया जाता है। सभी दृष्टियों से अध्ययन हो, वर्तमान दृष्टि से भी हो और अन्य दृष्टियां जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर भी हो सकता है, उसी काल के मानदंड के अनुसार भी हो, इस काल के दृष्टिकोण से हो, जितनी दृष्टियां हों सब दृष्टियों से अध्ययन। क्योंकि इस तरह प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग सत्य होता है, उसका अलग दृष्टिकोण होता है, इसलिए वह अलग दृष्टि से अध्ययन कर सकता है। वे सभी इतिहास के लिए उपयोगी हैं। अतीत का अध्ययन वर्तमान दृष्टि से और वर्तमान हेतु। आधुनिक इतिहासकारों को इतिहासवादियों का जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है वह अस्वीकार्य है। उनकी यह मान्यता है कि अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं बल्कि वर्तमान दृष्टि से वर्तमान के लिए होना चाहिए। इससे वर्तमान प्रशिक्षित होगा तथा भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यह भी एक दृष्टिकोण है। वर्तमान के प्रशिक्षण हेतु व्याख्या होनी चाहिए। अतीत की व्याख्या वर्तमान पीढ़ी के प्रशिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, ताकि वे अतीत में हुई त्रुटियों से सुधार कर सकें तथा अपना वर्तमान प्रशिक्षित कर सकें तथा भविष्य की सुदृढ़ नींव रख सकें। रांके के अनुसार इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत संबंधी निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन होता है। अगला बिंदु है, अतीत एवं वर्तमान के बीच सतत अंतःक्रिया। ऐतिहासिक तथ्य अतीत के होते हैं, इन्हें अतीत का प्रतिनिधि हम कह सकते हैं। तो स्वयं इतिहासकार
क्योंकि वर्तमान में वह लिख रहा है, इसलिए वह वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट होगा आपको। तथ्य अतीत के हैं, भूत के हैं, और इतिहासकार वर्तमान के हैं। तो अतीत और वर्तमान, वर्तमान का इतिहासकार, इस तरह से अतीत के तथ्यों के साथ वर्तमान के इतिहासकार के द्वारा अंतःक्रिया के माध्यम से इतिहास का सृजन किया जाता है। ईएशकार का प्रसिद्ध उनकी उक्ति है, वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। ये उनका सुप्रसिद्ध कथन है। इसकी व्याख्याएं भी अक्सर पूछी जाती हैं कि इसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते हैं ईएचकार। ये प्रसिद्ध उनकी उक्ति है। स्पष्ट होगा आपको। वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतःक्रिया, तथ्य होते हैं उनकी व्याख्या इतिहासकार करता है, तो दोनों के बीच सतत अंतःक्रिया। सतत से कहने का अर्थ ये कि आज एक इतिहासकार उन तथ्यों की व्याख्या कर रहा है, आज से कुछ सालों के बाद या 100 साल के बाद, 200 सालों के बाद लगातार इतिहासकार उन्हीं तथ्यों से अंतःक्रिया करेगा। इसीलिए कहा जा रहा है सतत अंतःक्रिया है, या एक ही इतिहासकार भी उन्हीं तथ्यों से अलग अलग बिंदु, अलग अलग समय में नए बिंदु प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अंतःक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है, लगातार चलने वाला। एक ही इतिहासकार भी तथ्यों के साथ लगातार उनकी व्याख्या कर सकता है, नए नए तथ्य उससे निकाल सकता है, अन्यथा अन्य इतिहासकार भी उसकी अलग व्याख्या या उसी व्याख्या को दोहरा सकते हैं। ये इनका अर्थ है। निष्कर्ष देख लेते हैं। इतिहासवाद सापेक्षवादी परिप्रेक्ष्य के निकट एक विधा, अन्य विधाओं की तरह इतिहासवाद भी इतिहास के अध्ययन की एक विधा है। यह निश्चित रूप से सापेक्षवादी परिप्रेक्ष्य के अधिक निकट है। अन्य विधाओं में अतीत का वर्तमान के परिवेश में परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जबकि इतिहासवाद में सापेक्षवादी परिप्रेक्ष्य से विकासशील प्रक्रिया की गवेषणा की जाती है। प्रायः मनुष्य की उपलब्धियां वातावरण, भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दशा के परिवेश में होती है। इन सभी के पारस्परिक संबंधों का सापेक्षवाद के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है। इतिहासवाद का वास्तविक अभिप्राय विकास प्रक्रिया की गतिशीलता का परिकल्पनात्मक प्रस्तुतिकरण से इतिहासवाद का अर्थ है, अथवा इतिहासवाद का अभिप्राय इतिहास में विकासशील प्रवृत्तियों का रहस्योद्घाटन, इतिहास ऐतिहासिक ज्ञान की विश्लेषणात्मक तथा परिकल्पनात्मक व्याख्या का एक ढंग अथवा विधा है। मेडलबाम के अनुसार अतीत, भविष्य तथा वर्तमान एक परिकल्पनात्मक विभाजक रेखा है। वर्तमान में इतिहासकार की रुचि इतिहासकार को अतीत की गवेषणा के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा विवश करती है। हार्नसा के अनुसार इतिहासवाद की प्रमुख विशेषता परिवर्तन, विकास तथा निरंतरता होती है। यद्यपि कुछ वर्षों पूर्व निरंतरता को इतिहास की प्रमुख विशेषता नहीं माना जाता था। बेकरलॉफ के अनुसार परिस्थितियों के परिवेश में ऐतिहासिक व्याख्या को इतिहासवाद कहते हैं। परिस्थितियों के परिवेश में ऐतिहासिक व्याख्या को इतिहासवाद कहते हैं। ये बेकरलॉफ ने स्पष्ट किया। डॉक्टर झारखंड चौबे का कथन उद्धरणीय है। इतिहास अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमान कालिक जीवन को नियंत्रित करता है। वर्तमान अतीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, क्योंकि अतीत का भार सदैव हमारे साथ रहता है। युग का निर्माण अतीत की आधारशिला पर होता है, अतः वर्तमान को हम भूत की समिष्टि कह सकते हैं। अर्थपूर्ण ढंग से अतीत के पूर्णत्व से ही वर्तमान का आविर्भाव होता है। ये इनका कथन निष्कर्ष वाक्य के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है।